नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। वो सवाल आपके चाहे तो म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हों या फिर किसी भी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वो सवाल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम और लेते हैं कि करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ पूछा है तिरुपति माधवी ने और आपने कहा है कि आपके पास है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जिसमें आप 5,000 रुपीज़, यहाँ पे लिखा तो नहीं है आपने पर मुझे उम्मीद है कि SIP ही होगी 5,000 की, लमसम तो नहीं होगा। दूसरा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, उसमें भी 5,000 आपने लिखा है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 और महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप फंड में 5,000। तो आपके पास में लार्ज एंड मिड कैप के जरिए और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए, साथ ही महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप फंड के जरिए लार्ज कैप में एक्सपोजर आपको मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी आपके पास अलग से भी है और मल्टी कैप के थ्रू भी आपका मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और स्कीम्स ही सभी अच्छी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 ईयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो वो हिसाब से भी एलोकेशन ठीक है। पर आपने जो कहा है कि 10 लाख डेट इन बैंक, तो 10 लाख डेट इन बैंक का मतलब क्या है? मतलब कि आपने कोई FD की हुई है ये आप कहना चाह रहे हैं, या फिर डेट का मतलब आपका ये है कि आपने लोन लिया हुआ है? तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है मुझे। तो यदि मैं मानकर चलूँ यहाँ पर, यदि मैं गलत हूँ तो आप दोबारा से कमेंट करके आप बताइए, लेकिन यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 10 लाख रुपीज़ आपके पास फिक्स डिपॉजिट के रूप में बैंक में है, मैं इसको लोन नहीं मान रहा हूँ। तो इस केस में एक राय मेरी ज़रूर होगी कि आपको यदि 12 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको FD में इतना पैसा नहीं रखना चाहिए, आपको इस पैसे को भी म्यूचुअल फंड्स में एलोकेट करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और बाकी मैंने जैसा कहा कि स्कीम सभी अच्छी हैं। अब बात करते हैं कि 1 करोड़ रुपया जुटाने के लिए 12 साल में ये पर्याप्त होगा कि नहीं होगा। जितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है काफ़ी रहेगा। तो यदि ये SIPs हैं तो इसका मतलब आपके पास 5 स्कीम है, 25,000 रुपीज़ पर मंथ की आप SIP कर रहे हैं। हम FD को रखते हैं साइड में और पहले देखते हैं कि 25,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से क्या 12 साल में 1 करोड़ रुपये इकट्ठा होगा या कम होगा। लेट्स सी। सो 25,000 रुपीज़ पर मंथ, 12% का CAGR और 12 ईयर्स का टाइम, एंड ये निकल कर आता है 77 लाख रुपीज़ यहाँ पर एक्यूमुलेट हो सकते हैं विद 12% CAGR। तो प्लस आपके पास जो फिक्स डिपॉजिट है, यदि उसका रिटर्न जो भी आता है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए मान के चलते हैं, और मैंने जैसा कहा कि आप उसे स्विच करें म्यूचुअल फंड्स में, तो 1 करोड़ रुपया आपका इकट्ठा हो सकता है 12 साल में। इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो ऑल द बेस्ट टू यू। और यदि ये 10 लाख रुपीज़ का फिक्स डिपॉजिट नहीं है बल्कि ये लोन है, तो मैं कहूँगा कि आपको फिर म्यूचुअल फंड्स में अपनी SIP को बढ़ाना चाहिए। इस वक्त पर बढ़ाएंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज समय के साथ ईयर आफ्टर ईयर आप SIP अमाउंट को बढ़ाते रहें। ऑल द बेस्ट टू यू। अब लेते हैं अगला सवाल, और ये सवाल जिन्होंने पूछा है उनका रियल नेम यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन चैनल का नाम है इंडियन प्राइम वीडियो। आपका सवाल ये है कि आपके पास अप्रैल में आने वाले हैं 50 लाख रुपीज़ और वो आपको इन्वेस्ट करने हैं अलग अलग जगह पर, और आपका मकसद क्या है इन्वेस्टमेंट का कि आप वहाँ से 2 साल के बाद SWP शुरू कर सकें। तो आपने चुनी है स्कीम्स, एक तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड जहाँ पर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दूसरा निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो कि लार्ज कैप फंड है, दूसरा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तीनों आपने, क्योंकि आगे आपने निपॉन इंडिया लगा के लार्ज कैप, ग्रोथ फंड और स्मॉल कैप दिखाया, तो तीनों फंड्स आप लेना चाहते हैं निपॉन इंडिया के, और तीनों में 10 लाख रुपीज़ आप इन्वेस्ट करेंगे तो 30 लाख हो जाएंगे इनमें डाइवर्सिफाइड इक्विटी में, और 20 लाख हो जाएंगे HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में। इसके अलावा 10 लाख रुपीज़ आपके शेयर्स में भी हैं। तब जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा? बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। वजह यह है, यदि 2 साल के बाद आपको SWP करनी है तो स्मॉल कैप, मिड कैप, मतलब इवन लार्ज कैप फॉर दैट मैटर, इनसे 2 साल के बाद में पैसा विड्रॉ करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जा सकता। मेरी राय में तो ये सही नहीं है। अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि 50 लाख रुपीज़ आपके पास आने वाले हैं
और यदि आपको चाहिए SWP तो आप क्या कीजिए, आप बिल्कुल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें। स्मॉल कैप में तो बिल्कुल ना करें। स्मॉल कैप एक्यूमुलेशन फेज में अच्छा है, जब आप यंग हैं, आपके पास में लंबा समय है, आप बिल्कुल स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए और लंबे समय में आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन जब बात आ रही है कि अब आपको पैसा चाहिए, तो फिर यहाँ पर आप स्मॉल कैप की जो वॉलेटिलिटी है, जो उतार चढ़ाव है, उसका रिस्क आप नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर पहले काम करें, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें। पहला पार्ट ये होगा, इसमें से आप कुछ पैसे 2 साल के बाद को रिडीम करना, 2 साल बाद स्टार्ट करना है, तो 2 साल के लिए आप कुछ पैसों को कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में 15 to 25% इक्विटी एलोकेशन होता है और बाकी जो होता है वो आपका एलोकेशन होता है डेट में। तो जो पैसे आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में करेंगे, पहले आप वहाँ से SWP शुरू करेंगे, बाकी के फंड्स को आप बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे। तो जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड या फिर SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, इस तरह के फंड्स में आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें और यहाँ से आप 2 साल के बाद SWP करेंगे। तो पहला 1 साल 2 साल यहाँ से आप पैसा विड्रॉ करें, SWP करें। दूसरा पार्ट होगा जहाँ पर आप बैलेंस एडवांटेज फंड को शामिल करेंगे। तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स, चाहे वो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड हो या फिर कोई दूसरा बैलेंस एडवांटेज फंड भी कंसिडर किया जा सकता है, यहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे। और अब क्योंकि जैसा मैंने कहा, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से आप शुरुआत के 2 साल वहाँ से पैसे विड्रॉ करेंगे, तो 2 साल के बाद शुरुआत करेंगे और 2 साल तक आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से करेंगे, तो 4 साल निकल जाएंगे। और ये जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बैलेंस एडवांटेज फंड में, ये 4 साल ग्रो हो चुका होगा। तो 4 साल के बाद आप वहाँ से विड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो आप उतना पैसा रखिए कि अगले 4 साल के बाद में एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बैलेंस एडवांटेज फंड से इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा पोर्शन होगा जहां पर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे और ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स आपके 6 ईयर्स के लिए ग्रो हो चुका होगा। 6 ईयर्स तक आप उससे विड्रॉ नहीं करेंगे और 6 साल के बाद आप जो आपके पास में इक्विटी फंड्स हैं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, स्मॉल कैप नहीं है, उसमें आप लार्ज एंड मिड कैप फंड और लार्ज कैप फंड को शामिल करें, फिर आप वहां से SWP कर सकते हैं या फिर आप उस वक्त पर उस पैसे को अगेन बैलेंस एडवांटेज फंड में स्विच कर सकते हैं और वहां से आगे की SWP कर सकते हैं। तो आप पैसे को डिवाइड कीजिए, क्योंकि इक्विटी फंड में आप पैसा रखेंगे और 2 साल के बाद SWP वहां से करना चाहेंगे तो ये बहुत रिस्की हो जाएगा, वो आपको नहीं करना है। और इवन अगर आप बात कर रहे हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड की, जहां पर अराउंड 60% के आसपास एलोकेशन इक्विटी में है, तो आप समझ सकते हैं कि इक्विटी तो वहां पर भी है ना। तो 2 साल के बाद यदि आप वहां से विड्रॉ करना चाहेंगे, इन 2 सालों में थोड़ा मार्केट में गिरावट आई, करेक्ट हुआ मार्केट, तो आपका लॉस भी हो सकता है, तो ये भी आपको नहीं करना है। तो यदि आप इस राय से सहमत हैं तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, तो फिर मैं आपको कितना कितना अमाउंट आपको तीनों कैटेगरी में करना है, कौन सी स्कीम में करना है, वो मैं आपको बताऊंगा आपका उत्तर मिलने के बाद। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है जमशेद अहमद ने। जमशेद जी, आपने बताया है कि आप 14,000 की SIP कर रहे हैं। आपने कहा है मैं अपनी SIP 14,000 से स्टार्ट किया है, तो आपने स्टार्ट कर दिया है लॉन्ग टर्म के लिए और आपका गोल है 10 ईयर्स में 1 करोड़। पहले कैलकुलेट करते हैं कि यदि मैं 12% का CAGR लेके चलूं तो 14,000 से कितना बन सकता है 10 ईयर्स में। तो 14,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 10 ईयर्स एट 12% CAGR, इससे आपको मिल सकते हैं करीब 31 लाख रुपीज़ और आप बोल रहे हैं 1 करोड़ के लिए। तो यदि मैं यहाँ पे 10% का स्टेप अप भी ले लूँ तो बनते हैं करीब 46 लाख। तो इसका मतलब आपको अमाउंट को करना पड़ेगा डबल। तो यदि आप इसको डबल कर देते हैं तो भी काम नहीं चलता, तो 30,000 रुपीज़ पर मंथ की आप कीजिए SIP। अब वो पता नहीं इस वक्त पर आपके लिए मुमकिन होगा कि नहीं होगा। तो 30,000 पर मंथ की अगर करते हैं आप और 12% का CAGR
10% से स्टेप अप भी करते हैं तो जाके करीब करीब आपके 10 ईयर में 1 करोड़ रुपया बन सकता है। 98 लाख रुपये निकल कर आ रहा है, तो हम मानकर चल सकते हैं रिटर्न थोड़े से बेहतर हुए 12% से तो 1 करोड़ भी हो सकता है। तो डिफरेंस काफ़ी है, गैप बहुत बड़ा है जो आप चाहते हैं और जो होने की उम्मीद है। तो आप क्या कीजिए कि जितना बढ़ा सकते हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, फिर समय के साथ और बढ़ाते जाइए, और उसके बाद भी यदि मुमकिन नहीं होता है तो फिर आपको थोड़ा सा आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से लॉन्ग टर्म में आपका जो गोल है वो अचीव होना मुमकिन हो पाएगा। अब बात करते हैं स्कीम्स की। तो स्कीम में आपके पास HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड है, बिल्कुल अच्छा फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी अच्छा है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, ठीक है, यहाँ पर भी अच्छी बात है। साथ ही निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, वहाँ पर अपने 100 रुपये लिखा है, 100 है कि 1000 है, तो ये शायद 100 रुपीज़ ही है क्योंकि आपने 14,000 पर मंथ बोला है और बाकी की जो स्कीम्स हैं उनका टोटल 14,000 आता है, तो ये आपने 100 रुपये और एडिशनल किया हुआ है। और SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 2000, क्वांट स्मॉल कैप में 1000 और आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड में 3000। तो स्कीम ठीक है, PSU में भी आपको फ़ायदा हुआ होगा डेफिनेटली और आगे भी होगा, लेकिन ये एक आप समझ सकते हैं थीम है। बहुत लंबे समय तक आप यहाँ इन्वेस्टेड ना रहें, बल्कि आप PSU से निकलकर बाद में किसी मल्टी कैप में या लार्ज एंड मिड कैप फंड में आ जाएं तो वो बेहतर रहेगा। इस वक्त के हिसाब से ये स्कीम्स अच्छी हैं, आप इनमें बने रह सकते हैं, लेकिन अमाउंट इन्वेस्टमेंट का आपको बढ़ाना होगा, उस पर आप ज़रूर विचार कीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल हमारे YouTube चैनल पर ही पूछा है आकाश पवार ने, और आपका गोल है 5 करोड़ 10 साल में। 10 साल में 5 करोड़ अमाउंट थोड़ा बड़ा है, देखते हैं। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, टोटल कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? 10,000 रुपीज़ टाटा स्मॉल कैप फंड में, SBI स्मॉल कैप फंड में 20, तो ये हो गया 30। निपॉन इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड में 10,000 40 हो गया। क्वांट मिड कैप फंड में 10,000 50,000 हो गया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 10 60,000 हो गया। और PPF में कर रहे हैं 2,000 पर मंथ, तो 60,000 जा रहा है म्यूचुअल फंड में, 2,000 है आपका PPF में। और आगे आपने क्या कहा है कि पिछले 6 महीने से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपका क्वेश्चन ये है क्या ये सही है कि 50% इनकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की जाए? कोई बुराई नहीं है, आपका अगर लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड में कीजिए, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन दोनों बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक वक्त पर सिर्फ पूरा पैसा इक्विटी में कर दें, या इक्विटी के अंदर भी आप सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में ज़्यादा करें, तो ऐसा नहीं है। आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए पोर्टफोलियो को। तो जहाँ तक पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का सवाल है, तो स्कीम सभी अच्छी हैं। मिड कैप में आप 20,000 कर रहे हैं, लार्ज कैप में 10,000 कर रहे हैं, स्मॉल कैप में 30,000 कर रहे हैं। ये थोड़ा रिस्की है आपके लिए, और वो भी स्पेशली 10 ईयर्स के हिसाब से। आपको स्मॉल कैप में कम करना चाहिए, लार्ज कैप में बढ़ाना चाहिए, ये मेरी राय है। तो यहाँ पर हो सके तो आप SBI स्मॉल कैप फंड से निकल कर यदि आप मल्टी कैप में कर लें तो ये बेहतर होगा। मल्टी कैप के जरिए आपका निवेश स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सभी में हो जाएगा, ये मेरा मानना है। तो 10 ईयर्स के हिसाब से आपका जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो ज़्यादा है, रिस्की है पोर्टफोलियो, इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। अब यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूं तो 60,000 पर मंथ के हिसाब से 10 ईयर्स में कितना बन पाएगा? लेट्स सी, करीब 1 करोड़, तो करीब 1 करोड़ 34,42,000, यानी कि लगभग 1 करोड़ 34 लाख, थोड़ा उससे अधिक, इतना पैसा इकट्ठा हो सकता है। तो 5 करोड़ तो काफ़ी बड़ा है। और ये हम बात कर रहे हैं 2,000 रुपीज़ पर मंथ PPF में, तो वो ज़्यादा नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस वक्त पर 7.10% का इंटरेस्ट है। अगर मैं 7% भी मान लूँ, मतलब एवरेज, क्योंकि कम भी होगा, तो एवरेज 7% मान लेते हैं, तो वो कुछ 10 ईयर्स के पीरियड में, हालांकि 15 ईयर्स का अकाउंट है तो आपने पहले से इन्वेस्ट किया होगा, बट वो कुछ 3,44,000 यहाँ पर इकट्ठा होता दिखाई दे रहा है, तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका जो टारगेट है उसमें तो आपको काफ़ी कुछ बढ़ाना होगा। और यदि हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे, मैंने बोला 1 करोड़ 34, तो 3 गुना आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। और आप साथ में स्टेप अप का ऑप्शन भी ले सकते हैं, 10% से स्टेप अप कीजिए कम से कम। और ये 60,000 रुपीज़ जो है इसको भी आपको बढ़ाना होगा, तभी आप इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर पाएंगे। आप करीब 1,50,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे और 10% से स्टेप अप करेंगे, तब 5 करोड़ रुपया इकट्ठा होना मुमकिन दिखाई देता है 12% के CAGR पर। इससे अधिक रिटर्न मिले तो थोड़ा और आसान हो सकता है,
बट फिर भी 5 करोड़ बहुत बड़ा टारगेट है, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा या फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसको बढ़ाइए। अब यदि वो गोल ऐसा है जिसे थोड़ा सा पोस्टपोन किया जा सकता है, तो अब 10 साल की बजाय आप थोड़ा लंबा टारगेट लेकर चलें तो फिर ये आपके लिए और भी आसान हो सकता है अपने गोल को अचीव करना। ऑल द बेस्ट टू यू। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है राजेंद्र सिंह जी ने। और राजेंद्र जी, आपने कहा है कि आप हैं 68 ईयर्स ओल्ड और आपको 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं 5 to 10 ईयर्स के लिए। देखिए, हालांकि हर इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपने अपनी जो एज बताई, अब क्योंकि ये एज अर्निंग वाली नहीं है, जब हम बात करते हैं 30 साल 35 साल तो मतलब बहुत सारे ईयर्स होते हैं आपके पास जब आप काफ़ी लंबे समय तक इनकम अर्न कर सकते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा फोकस जो होना चाहिए वो पैसे की सेफ्टी पर होना चाहिए। दूसरी बात, आपने ये भी कहा है कि 5 से 10 साल, तो मैं क्या कहूँगा कि यदि आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका रिस्क एपेटाइट ठीक ठाक है, मतलब कि उतार चढ़ाव मार्केट में होगा, तो आपको उससे घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसे इन्वेस्ट कीजिए। बेशक आपके जो रिटर्न्स होंगे वो मिड कैप फंड्स, लार्ज कैप फंड्स के मुकाबले कम होंगे, लेकिन रिस्क भी कम होगा। और मैं आपको बैलेंस एडवांटेज फंड्स में इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा, और वो भी ये समझते हुए कि इस वक्त पर मार्केट में काफ़ी तेज़ी रही है और अब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले, पर डटे रहेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होने की उम्मीद है। तो और बैलेंस एडवांटेज फंड भी सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ फंड्स प्रो सिक्लिकल होते हैं, कुछ काउंटर सिक्लिकल होते हैं, तो अलग अलग मॉडल होते हैं। कुछ प्राइस अर्निंग मॉडल पर होते हैं, तो कुछ प्राइस टू बुक मॉडल पर बेस्ड होते हैं। ये कुछ टेक्निकल है, बट कहने का मतलब है कि जो बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, सिर्फ नाम पर मत जाइए। अलग अलग फंड हाउसेस अलग अलग तरह से मैनेज करते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड को। तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा फंड है, लेकिन थोड़ा अग्रेसिव है, तो इस फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, इसकी अप्रोच डिफरेंट है। यहाँ पर ये बेसिकली प्राइस टू बुक रेशो के मॉडल पर काम करता है, तो यहाँ पर डाउन साइड थोड़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रह सकती है। सिर्फ रिटर्न ना देखें, आपको ये भी देखना है कि किस तरह के फंड में रिस्क कम है। तो यदि आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड को पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, साथ में आप ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड को भी शामिल कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी वक्त पर रिटर्न्स ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड के कम होंगे, लेकिन जब मार्केट में गिरावट होगी तो उम्मीद की जा सकती है कि ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में गिरावट शायद कम देखने को मिले कंपेयर टू मैनी अदर बैलेंस एडवांटेज फंड्स। तो इसके लिए 2 फंड्स में आपको मैं राय देता हूं कि 2 फंड्स में आप पैसों को डिवाइड कर सकते हैं। बल्कि आप तो खैर क्योंकि बात कर रहे हैं 15 लाख की, तो आप एक स्कीम और ऐड कर सकते हैं। यदि आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो आप 2 बैलेंस एडवांटेज फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, लेकिन एक आप लार्ज कैप ओरिएंटेड इंडेक्स फंड उसे आप कंसिडर कर सकते हैं। और ऐसे में निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, या ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, या फिर कोई भी दूसरा निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। क्योंकि जब हम बात करते हैं इंडेक्स फंड की, तो यहाँ पर ये पैसिव फंड्स हैं, तो सभी एक कैटेगरी के इंडेक्स फंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न देंगे। तो इसके लिए इंडेक्स फंड्स में ज़्यादा सोचना नहीं होता है। बस ये ध्यान रहे कि आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। तो इस तरह से यदि 15 लाख कर रहे हैं, 3 स्कीमें डिवाइड कर लीजिए। 5 लाख को आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में रखें और बाकी के 10 लाख रुपए आप 2 बैलेंस एडवांटेज फंड्स में इन्वेस्ट करें। मुझे मालूम है कि बहुत से लोगों की राय ये भी होगी, आपको एडवाइस ये होगी कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए, रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। आप अग्रेसिव फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, आपको रिटर्न्स बेटर मिलेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा रिटर्न्स की आप उम्मीद करेंगे, उस तरह के फंड्स में रिस्क भी उतना ज़्यादा होगा। और हो सकता है कि जब आप अभी इन्वेस्ट करना शुरू करें और यहाँ पर गिरावट देखने को मिले, तो आपको घबराहट हो सकती है। आप शायद
अपने पैसे लेकर निकल भी सकते हैं, ऐसा भी कई बार देखा जाता है। तो मेरी राय में आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको सिर्फ रिटर्न्स पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना चाहिए और आपको एफडी के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स मिल सके, ये उम्मीद आपको रखनी चाहिए। तो यदि आप 10-12% भी अर्न करते हैं तो मेरे हिसाब से ये एफडी से बेहतर है, लेकिन 15-20% की उम्मीद में आप हो सकता है कि अपना कैपिटल भी लूज़ कर लें। तो आपके लिए मेरी स्पेशल ये राय है कि इस तरह के फंड्स जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं उनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज मैंने इस वीडियो में कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप इसी तरह से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।